नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है फर्जी घर जमाई। सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं देता था। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा शहर संतपुर अपनी शांत चाल में डूबा हुआ था। इस शहर में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसके दीवारों पर समय की परतें चढ़ी थी। मालती भवन, जो कभी इस शहर की शान हुआ करता था, अब केवल एक बूढ़े व्यापारी विश्वनाथ तिवारी, उनकी इकलौती बेटी मालिनी और कुछ पुराने नौकरों का आशियाना था। विश्वनाथ एक समय में कपड़ा व्यापार के सिरमौर थे। उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उन्हें अपार संपत्ति दी, मगर उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य जवाब देने लगा। मालिनी, उनकी बेटी, एक तेजस्वी और संवेदनशील लड़की थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, शायद मां की कमी का, जो उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। मालिनी ने अपने पिता की देखभाल को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो पढ़ी लिखी थी, कविताएं लिखती थी और संगीत में रुचि रखती थी, मगर उसका दिल हमेशा एक खालीपन से भरा रहता था जिसे वो किसी से कह नहीं पाती थी। इसी शहर में कुछ महीने पहले एक नया चेहरा आया था, विक्रम राठौर। लंबा कद, सौम्य चेहरा और बातों में मिठास लिए विक्रम ने जल्दी ही संतपुर के लोगों का ध्यान खींच लिया। वो कहता था कि वो एक छोटे से गांव से आया है जहां उसका परिवार खेती करता था। अब वो शहर में कुछ नया करने की चाह लिए आया था। उसकी बातों में एक अजीब सी जादूगरी थी। लोग उससे बात करते और अनायास ही उस पर भरोसा कर बैठते। विक्रम ने शहर में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली थी। वो किताबें बेचता, चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से गपशप करता और धीरे धीरे सबके बीच अपनी जगह बना रहा था। मालिनी से उसकी मुलाकात भी इसी दुकान में हुई थी। एक दिन मालिनी अपने पिता के लिए कुछ पुरानी किताबें ढूंढने आई थी। विक्रम ने उसे न केवल किताबें दी, बल्कि उसकी पसंद की कविताओं पर लंबी बात भी की। मालिनी को उसकी बातों में सुकून मिला। वो बार बार दुकान आने लगी। विक्रम ने मालिनी को समझने में देर नहीं लगाई। वो जान गया था कि मालिनी का दिल कोमल है और वो प्यार की तलाश में है। उसने धीरे धीरे मालिनी के सामने अपनी कहानी बुनी, एक ऐसी कहानी जिसमें वह एक साधारण, मेहनती और भावुक इंसान था जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। उसने अपने माता पिता की गरीबी, अपने संघर्ष और अपने सपनों की बातें मालिनी को इस तरह सुनाई कि मालिनी का दिल पिघलने लगा। विक्रम की असल मंशा कुछ और थी। वो संतपुर इसलिए आया था क्योंकि उसने विश्वनाथ तिवारी की संपत्ति के बारे में सुना था। वो जानता था कि मालिनी इकलौती संतान है और विश्वनाथ की सारी दौलत एक दिन उसकी होगी। विक्रम ने सोचा था कि अगर वो मालिनी को अपने प्रेम में फंसा ले तो शादी के बाद वो मालती भवन और तिवारी परिवार की संपत्ति का मालिक बन जाएगा। उसका सपना था कि वो एक घर जमाई बनकर इस शहर का सबसे रसूखदार आदमी बने। विक्रम ने मालिनी के सामने अपनी हर चाल सोच समझ कर चली। वो उसे छोटी छोटी चीजों से खुश करता, कभी उसकी कविताओं की तारीफ करता, कभी उसे कोई पुरानी किताब भेंट करता, कभी गंगा किनारे सैर के बहाने उससे लंबी बातें करता। मालिनी, जो कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी, धीरे धीरे विक्रम के प्रति आकर्षित होने लगी। उसका दिल कहता था कि विक्रम में कुछ खास है। एक दिन गंगा के किनारे जब सूरज डूब रहा था, विक्रम ने मालिनी का हाथ थाम लिया। उसने कहा, मालिनी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर तुम जैसा कोई नहीं। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो मुझे अंधेरे से निकाल सकती है। मालिनी की आंखें नम हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसका मौन ही विक्रम की जीत थी। कुछ महीनों में विक्रम और मालिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी। शहर में लोग उनके बारे में बातें करने लगे।
विश्वनाथ को भी इसकी भनक लगी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, मगर वो विक्रम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। उनकी उम्र और अनुभव उन्हें कह रहा था कि विक्रम की मासूमियत के पीछे कुछ छिपा है। फिर भी मालिनी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। विक्रम ने विश्वनाथ से भी दोस्ती करने की कोशिश की। वो उनके घर जाता, उनके लिए पुरानी किताबें लाता और व्यापार की बातें करता। विश्वनाथ को वो चतुर जरूर लगता, मगर उसकी बातों में एक बनावटीपन महसूस होता था। फिर भी वो मालिनी के लिए चुप रहे। एक दिन मालिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं विक्रम से विवाह करना चाहती हूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे। विश्वनाथ का दिल बैठ गया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जल्दबाजी में कोई फैसला ले। उन्होंने मालिनी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं, मगर विक्रम को और समय दो, उसे परख लो। मालिनी को पिता की बात समझ नहीं आई। वो विक्रम के प्यार में इतनी डूबी थी कि उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। उसने जिद पकड़ ली। आखिरकार विश्वनाथ को झुकना पड़ा। उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। विक्रम की चाल कामयाब हो रही थी। वो मन ही मन खुश था कि जल्दी ही वो मालती भवन का मालिक बन जाएगा। उसने सोचा था कि शादी के बाद वो धीरे धीरे विश्वनाथ को किनारे कर देगा और सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगा। मगर उसे नहीं पता था कि विश्वनाथ कोई साधारण इंसान नहीं थे। शादी से कुछ दिन पहले विश्वनाथ ने अपने वकील को बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, मालती भवन, खेत, दुकानें और बैंक में जमा धन मालिनी के नाम कर दिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि संपत्ति का कोई हिस्सा बिना मालिनी की सहमति के किसी और के नाम न हो सके। विश्वनाथ ने यह बात किसी को नहीं बताई, न मालिनी को न विक्रम को। शादी का दिन आया। मालती भवन में रौनक थी। मालिनी दुल्हन बनी थी और विक्रम का चेहरा खुशी से चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लालच की चमक। शादी के बाद विक्रम मालती भवन में घर जमाई बनकर रहने लगा। उसने सोचा था कि अब सब कुछ उसका है, मगर जल्दी ही उसे विश्वनाथ के फैसले की बात पता चली। एक दिन जब वो विश्वनाथ के पुराने कागजात देख रहा था, उसे वसीयत का एक दस्तावेज मिला। उसमें साफ लिखा था कि सारी संपत्ति मालिनी के नाम है और उसका कोई हिस्सा विक्रम के नाम नहीं हो सकता। विक्रम का खून खौल उठा। वो समझ गया कि विश्वनाथ ने उसकी चाल को भांप लिया था। उसका सारा प्लान धरा रह गया। वो मालिनी से प्यार का ढोंग करता रहा, मगर उसके दिल में अब गुस्सा और जलन भरने लगी। वो सोचने लगा कि अगर मालिनी को रास्ते से हटा दे तो शायद वो किसी तरह संपत्ति पर कब्जा कर ले। विक्रम ने एक खतरनाक योजना बनानी शुरू की। वो मालिनी को मारने की साजिश रचने लगा। उसने सोचा कि वो इसे एक हादसा दिखाएगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि विश्वनाथ की नजर उस पर थी। विश्वनाथ ने अपने कुछ पुराने नौकरों को विक्रम की हरकतों पर नजर रखने को कहा था। एक रात जब मालिनी गंगा किनारे टहल रही थी, विक्रम ने मौका देखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर उसका पैर फिसला और वो खुद पानी में गिरते गिरते बचा। मालिनी को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसे विक्रम का व्यवहार अजीब लगा। उसने अपने पिता से इसकी बात की। विश्वनाथ को अब यकीन हो गया कि विक्रम की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने मालिनी को सावधान रहने को कहा, मगर पूरी सच्चाई नहीं बताई ताकि वो डर न जाए। विक्रम की चाल नाकाम हो गई थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो एक नई साजिश रचने लगा। इस बार उसने और सावधानी बरतने की ठानी, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। संतपुर में सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। गंगा के किनारे की हवाएं अब और ठंडी हो चली थी। मालती भवन की दीवारें, जो कभी गर्मजोशी से भरी रहती थी,
अब एक अनजाने डर की चुप्पी को थामे हुए थी। मालिनी के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। वो विक्रम के प्यार पर अब भी यकीन करना चाहती थी, मगर उसकी हरकतें उसे परेशान कर रही थी। विश्वनाथ की चेतावनी ने उसके मन में संदेह की एक पतली सी रेखा खींच दी थी, जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश करती पर असफल रहती। विक्रम दूसरी ओर अपनी नाकामी से तिलमिलाया हुआ था। गंगा किनारे की उस रात की घटना ने उसे सावधान कर दिया था। वो जान गया था कि जल्दबाजी में की गई कोई भी गलती उसे बेनकाब कर सकती है। उसने अब अपनी चाल को और गहरे ताने बाने में बुनना शुरू किया। वो मालिनी के सामने पहले से कहीं ज्यादा प्यार और परवाह दिखाने लगा। वो सुबह सुबह उसके लिए फूल लाता, उसकी कविताओं को सुनता और रात को गंगा के किनारे टहलते वक्त उसका हाथ थामे रहता। मालिनी का दिल फिर से पिघलने लगा। वो सोचती कि शायद वो विक्रम को गलत समझ रही है, मगर विक्रम का दिमाग अब एक ठंडी साजिश में उलझा था। उसने मालिनी को रास्ते से हटाने का इरादा पक्का कर लिया था, मगर इस बार वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मालिनी की मौत को एक हादसा या बीमारी का रूप दे दिया जाए तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। वो मालती भवन के पुराने नौकरों की नजरों से बचकर अपनी योजना को अंजाम देने की जुगत में लग गया। मालती भवन में एक पुराना नौकर था, रामधन। वो विश्वनाथ के साथ दशकों से था और उनकी हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। विश्वनाथ ने उसे विक्रम पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। रामधन की उम्र हो चली थी, मगर उसकी आंखें अब भी बाज सी तेज थी। वो चुपके चुपके विक्रम की हर हरकत को देखता। उसे विक्रम का व्यवहार सामान्य नहीं लगता था। वो अक्सर रात को देर तक जागता, मालती भवन के पुराने हिस्सों में घूमता और कुछ ढूंढता सा नजर आता। एक दिन रामधन ने देखा कि विक्रम मालती भवन के पीछे बने पुराने कुएं के पास कुछ गड़बड़ कर रहा था। वो रात के अंधेरे में एक छोटी सी बोतल लिए वहां खड़ा था। रामधन को शक हुआ। उसने विश्वनाथ को ये बात बताई। विश्वनाथ ने रामधन को चुप रहने को कहा और खुद विक्रम पर नजर रखने लगे। विक्रम ने अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया था। उसने शहर के एक पुराने हकीम से संपर्क किया, जो जड़ी बूटियों और औषधियों का जानकार था। विक्रम ने उससे एक ऐसी दवा मांगी जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर दे और मौत को प्राकृतिक दिखाए। हकीम ने पहले मना किया, मगर विक्रम ने उसे मोटी रकम का लालच दिया। आखिरकार हकीम ने उसे एक छोटी सी शीशी दी जिसमें एक रंगहीन तरल था। हकीम ने चेतावनी दी, ये बहुत खतरनाक है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। विक्रम ने मुस्कुराकर शीशी जेब में रख ली। विक्रम ने मालिनी के खाने में उस तरल को मिलाने की योजना बनाई। वो जानता था कि मालिनी को रोज शाम हल्दी वाला दूध पीने की आदत है। उसने सोचा कि अगर वो उस दूध में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाएगा तो मालिनी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी और कोई शक नहीं करेगा। उसने रसोई में काम करने वाली बूढ़ी दासी सरस्वती को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वो उसे छोटी मोटी चीजें भेंट करता और उससे दोस्ती बढ़ाने लगा, मगर सरस्वती का मन साफ था। उसने विक्रम की बातों को हल्के में लिया और रामधन को सारी बात बता दी। रामधन ने ये बात विश्वनाथ तक पहुंचाई। विश्वनाथ का दिल धक से रह गया। वो समझ गए कि विक्रम अब खतरनाक हो चुका है। उन्होंने मालिनी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी डर जाए। इसके बजाय उन्होंने एक पुराने दोस्त डॉक्टर सूरज नारायण को बुलाया। सूरज नारायण एक अनुभवी चिकित्सक थे और विश्वनाथ के भरोसेमंद साथी। विश्वनाथ ने उन्हें सारी बात बताई और मालिनी की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। विश्वनाथ ने मालिनी को बताया कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है और वे चाहते हैं कि मालिनी कुछ दिन उनके साथ शहर से बाहर
अपने पुराने गांव में रहे। मालिनी को पिता की बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो विक्रम को साथ ले जाना चाहती थी, मगर विश्वनाथ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, विक्रम को यहां कुछ काम संभालने हैं, तुम मेरे साथ चलो। विक्रम को यह बात खटक गई। उसे लगा कि विश्वनाथ उसे मालिनी से दूर करना चाहते हैं, मगर वो चुप रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई शक करे। उसने मालिनी को प्यार भरे शब्दों में विदा किया और मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगा। मालिनी और विश्वनाथ गांव चले गए। वहां का माहौल शांत था। मालिनी को अपने बचपन की यादें ताजा हो आईं। वो अपने पिता के साथ समय बिताने लगी। विश्वनाथ ने उसे पुरानी कहानियां सुनाई, उसे खेतों में घुमाया और उसका ध्यान बंटाने की कोशिश की। मगर मालिनी का मन बार बार विक्रम की ओर जाता। वो उसे फोन करती, लंबी लंबी बातें करती। विक्रम हर बार मासूम बनकर उससे बात करता, मगर उसका दिमाग अब और खतरनाक योजनाओं में उलझा था। इधर मालती भवन में रामधन और सरस्वती ने विक्रम पर और कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात रामधन ने देखा कि विक्रम मालिनी के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। वो चुपके से उसका पीछा करता रहा। विक्रम ने मालिनी की एक पुरानी डायरी निकाली और उसे पढ़ने लगा। उस डायरी में मालिनी ने अपने दिल की बातें लिखी थी, उसके डर, उसकी खुशियां और विक्रम के लिए उसका प्यार। विक्रम को पढ़कर गुस्सा आया। उसे लगा कि मालिनी अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करती। उसने डायरी को वापस रखा और कमरे से निकल गया। रामधन ने यह बात विश्वनाथ को बताई। विश्वनाथ अब और सतर्क हो गए। उन्होंने डॉक्टर सूरज नारायण से एक जासूस की मदद लेने को कहा। यह जासूस गोपाल एक तेज तर्रार और अनुभवी आदमी था। विश्वनाथ ने उसे विक्रम की हर हरकत पर नजर रखने को कहा। गोपाल ने मालती भवन के आसपास अपनी जासूसी शुरू कर दी। उसने देखा कि विक्रम अक्सर रात को एक पुराने गोदाम में जाता था, जो मालती भवन के पीछे था। गोपाल ने एक रात चुपके से गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर झांका। वहां उसे कुछ पुराने बक्से मिले, जिनमें से एक में वो शीशी थी जो विक्रम ने हकीम से ली थी। गोपाल ने शीशी को सावधानी से उठाया और उसे डॉक्टर सूरज नारायण को दे दिया। सूरज ने उसका परीक्षण किया और पाया कि ये एक धीमा जहर है जो लंबे समय तक शरीर को कमजोर करता है। विश्वनाथ को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर उन्होंने धैर्य रखा। वे चाहते थे कि विक्रम की सारी साजिश बेनकाब हो, ताकि मालिनी को उसका असली चेहरा दिखे। उन्होंने गोपाल को और सबूत इकट्ठा करने को कहा। इधर विक्रम को शीशी गायब होने की खबर मिली। उसे शक हुआ कि कोई उसकी चाल को भांप रहा है। वो घबरा गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने एक नई योजना बनाई। इस बार उसने सोचा कि वो मालिनी को गांव में ही निपटा देगा। उसने मालिनी को फोन किया और कहा कि वो उसे बहुत याद करता है। उसने मालिनी को गांव में मिलने की बात कही। मालिनी, जो विक्रम के प्यार में अभी भी अंधी थी, उसने अपने पिता से छिपकर उससे मिलने का वादा कर लिया। विक्रम गांव के लिए निकला। उसने अपने साथ एक छोटा सा चाकू रखा, जिसे वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहता था। वो सोच रहा था कि वो मालिनी को किसी सुनसान जगह ले जाएगा और वहां उसका काम तमाम कर देगा, मगर गोपाल उसका पीछा कर रहा था। उसने विश्वनाथ को विक्रम के गांव जाने की खबर दी। विश्वनाथ ने तुरंत मालिनी को फोन किया और उसे विक्रम से न मिलने की हिदायत दी। मालिनी हैरान थी। उसने अपने पिता से सारी बात पूछी। विश्वनाथ ने अब मालिनी को सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने उसे विक्रम की साजिश और जहर की शीशी की बात बताई। मालिनी का दिल टूट गया। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती थी, वो उसकी जान लेना चाहता है। वो रो पड़ी
विश्वनाथ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विक्रम गांव पहुंचा। उसने मालिनी को एक सुनसान झील के किनारे मिलने को कहा। मालिनी ने अपने पिता की सलाह मानी और वहां नहीं गई। इसके बजाय गोपाल और विश्वनाथ ने वहां एक जाल बिछाया। जब विक्रम झील के किनारे पहुंचा तो उसे गोपाल ने पकड़ लिया। विक्रम ने चाकू निकाला, मगर गोपाल उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने विक्रम को जमीन पर पटक दिया। मालिनी अब सदमे में थी। वो विक्रम से आखिरी बार मिलना चाहती थी ताकि वो उससे पूछ सके कि उसने ऐसा क्यों किया। विश्वनाथ इसके खिलाफ थे, मगर मालिनी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मालती भवन की हवाओं में एक तनाव भरा सन्नाटा तैर रहा था। मालिनी का दिल टूट चुका था। वो उस इंसान के धोखे को समझ नहीं पा रही थी जिसे उसने अपने जीवन का आधार माना था। विक्रम की साजिश बेनकाब हो चुकी थी, मगर मालिनी के मन में अभी भी सवालों का तूफान उमड़ रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर विक्रम ने ऐसा क्यों किया। क्या उसका प्यार, उसकी बातें, उसकी हर मुस्कान सिर्फ एक नाटक थी? विश्वनाथ अपनी बेटी की हालत देखकर बेचैन थे। उन्होंने मालिनी को विक्रम से मिलने से मना किया था, मगर मालिनी की आंखों में वो दर्द देखकर वे चुप हो गए। उन्होंने गोपाल और डॉक्टर सूरज नारायण से सलाह ली। सूरज ने कहा, मालिनी को सच का सामना करना होगा, तभी वो इस दुख से उबर पाएगी, मगर हमें सावधान रहना होगा। विक्रम चालाक है। विक्रम को गोपाल ने उस रात झील के किनारे पकड़ लिया था। उसे मालती भवन के एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया था, जो कभी गोदाम के रूप में इस्तेमाल होता था। विश्वनाथ ने पुलिस को अभी सूचित नहीं किया था। वे चाहते थे कि मालिनी पहले विक्रम से अपनी बात कर ले। रामधन और सरस्वती को उस कमरे की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। मालिनी ने अगली सुबह विक्रम से मिलने का फैसला किया। वो उस कमरे की ओर बढ़ी जहां विक्रम बंद था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विश्वनाथ और गोपाल उसके साथ थे, मगर उन्होंने मालिनी को अकेले अंदर जाने की इजाजत दी। गोपाल ने दरवाजे के पास पहरा देना शुरू किया ताकि विक्रम कोई हरकत न कर सके। कमरे के अंदर विक्रम एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, एक ऐसी चमक जो विश्वास और धोखे के बीच की रेखा को धुंधला कर देती थी। मालिनी ने उसे देखा। उसकी आंखें नम थी, मगर वो अपने आंसुओं को रोकना चाहती थी। क्यों विक्रम? मालिनी की आवाज में दर्द और गुस्सा एक साथ उभरे। मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुमसे प्यार किया, और तुम मेरी जान लेना चाहते थे। विक्रम ने पहले कुछ नहीं कहा। उसने मालिनी की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मालिनी, तुम समझती नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं था। ये उस दुनिया के लिए था जिसने मुझे हमेशा ठुकराया। मैंने जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश की और तुम उसका रास्ता थी। मालिनी का गुस्सा और भड़क गया। रास्ता? मैं तुम्हारे लिए बस एक सीढ़ी थी। तुम्हारी वो सारी बातें, वो वादे, वो प्यार, सब झूठ था। विक्रम ने सिर झुका लिया। सब झूठ नहीं था मालिनी, तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता था। तुम्हारी कविताएं, तुम्हारी बातें, वो मुझे अच्छी लगती थी, मगर मेरे सपने तुमसे बड़े थे। मैं इस छोटे से शहर में नहीं रुक सकता था। मुझे वो सब चाहिए था जो तुम्हारे पास था। मालिनी के लिए यह सुनना असहनीय था। उसने अपने आप को संभाला और पूछा, तो तुमने मुझे मारने की सोची? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी कीमत नहीं रखती थी? विक्रम चुप रहा। उसकी चुप्पी ने मालिनी के सवालों को और गहरा कर दिया। वो कमरे से बाहर निकल आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। विश्वनाथ ने उसे गले लगाया। मालिनी ने कहा, पिताजी,
मैं अब उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। विश्वनाथ ने गोपाल को पुलिस बुलाने का इशारा किया। इससे पहले कि पुलिस पहुंचती, मालती भवन में एक नया तूफान उठने वाला था। उसी रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रामधन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो उस कमरे की ओर दौड़ा जहां विक्रम बंद था। दरवाजा खुला था और विक्रम गायब था। रामधन ने तुरंत विश्वनाथ को खबर दी। मालती भवन में हड़कंप मच गया। गोपाल और विश्वनाथ ने तलाश शुरू की। सरस्वती ने बताया कि उसने किसी को पीछे के बगीचे की ओर जाते देखा था। गोपाल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बगीचे की ओर दौड़ लगाई। वहां उसे एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास विक्रम उस रात देखा गया था। गोपाल ने कुएं के पास कुछ ताजा निशान देखे। उसने सावधानी से कुएं में झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे देखा। वहां विक्रम था, कुएं की दीवार से चिपका हुआ, जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा हो। गोपाल ने रामधन को बुलाया और दोनों ने मिलकर विक्रम को बाहर निकाला। विक्रम की हालत खराब थी। उसका पैर टूट चुका था और वो दर्द से कराह रहा था। गोपाल ने उससे पूछा, कहाँ भाग रहे थे? विक्रम ने हाफते हुए कहा, मुझे बस यहां से जाना था। मैं हार नहीं मान सकता था। विक्रम की ये कोशिश भी नाकाम रही। पुलिस अब मालती भवन पहुंच चुकी थी। उन्होंने विक्रम को हिरासत में लिया। गोपाल ने पुलिस को सारी कहानी बताई, विक्रम की साजिश, जहर की शीशी और उसकी आखिरी कोशिश तक। पुलिस ने हकीम को भी पकड़ लिया, जिसने विक्रम को जहर दिया था। मालिनी ने यह सब दूर से देखा। उसका दिल अब भी दुखी था, मगर कहीं न कहीं उसे राहत भी मिली थी। वो समझ गई थी कि प्यार का मतलब सिर्फ दिल की बातें नहीं, बल्कि भरोसा और सच्चाई भी है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे बचा लिया। मैं अब समझ गई हूं कि असली प्यार क्या होता है। विश्वनाथ ने मालिनी का माथा चूमा। बेटी, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद मालती भवन में फिर से रौनक लौटने लगी। मालिनी ने अपनी कविताएं फिर से लिखनी शुरू की। उसकी कविताओं में अब एक नई गहराई थी, दर्द की, अनुभव की और जीत की। विश्वनाथ ने मालिनी को अपने व्यापार की बागडोर सौंपने का फैसला किया। मालिनी ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। विक्रम को अदालत ने सजा सुनाई। उसे कई सालों की कैद हुई। संतपुर के लोग इस कहानी को लंबे समय तक याद रखने वाले थे। मालती भवन की दीवारें, जो इस साजिश की गवाह थी, अब फिर से शांति की सांस ले रही थी। मालिनी ने एक रात गंगा के किनारे बैठकर अपनी डायरी में लिखा, प्यार एक आग है, ये गर्मी देता है, मगर गलत हाथों में पड़ जाए तो सब कुछ जला देता है। मैंने इस आग से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।